हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे 4th चैप्टर पे है 8th स्टैंडर्ड CBSE रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बुक के, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। गुरप्रीत, मधु एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। गुरप्रीत, मधु एंड टीना एक विलेज में चल रहे थे जहाँ पे उन्होंने एक फार्मर को देखा जो लैंड को टिलिंग यानी कि खोद रहे थे। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग व्हीट। फार्मर ने कहा कि वो वीट ग्रो कर रहे हैं और उन्होंने मैन्योर ऐड किया है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी। चिल्ड्रन से उन्होंने कहा कि इस वीट का प्राइस, फेच अ गुड प्राइस यानी कि इसके पैसे, इसकी कीमत अच्छी लगेगी मंडी में। वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट्स फ्रॉम फ्लोर। ये फैक्ट्रीज लिया जाएगा इस वीट को ब्रेड और बिस्किट्स बनाने के लिए, इसके फ्लोर का, इसके आटे का। This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. ये ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लांट से एक फिनिश प्रोडक्ट में होता है, उसके पीछे 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो सारे कनेक्टेड हैं जिनसे एक्सट्रैक्शन, उखाड़ना और प्रोडक्शन करना नेचुरल रिसोर्सेज का। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ दीज रिसोर्सेज। एक बार वो एक्सट्रैक्शन कर लिया स्टूडेंट्स, अभी उसे प्रोसेस करना ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। ठीक है, पहले स्टील को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसे मैन्युफैक्चर यानी बनाया जाता है। ठीक है, वीट को पहले एग्रीकल्चरल फॉर्म में दिया जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है फ्लोर में, फिर उसका ब्रेड बनता है स्टूडेंट्स। Tertiary activities provide support to the primary and secondary sector through services. और tertiary मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने वाले एक्टिविटी स्टूडेंट, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। अभी जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो कंज्यूमर तक पहुंचाना होगा, तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब ये सारी चीज़ें टर्शरी एक्टिविटीज़ में आते हैं स्टूडेंट्स। Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agriculture. पूरी दुनिया में 50% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं स्टूडेंट्स। 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. इंडिया का पॉपुलेशन तो काफ़ी बड़ा है और इस वजह से 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर विटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। फेवरेबल टोपोग्राफी मतलब वातावरण, और क्लाइमेट मतलब जो वातावरण में होने वाले बदल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए बहुत फेवरेबल यानी ज़रूरी है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज आर नोन एज एरेबल लैंड। जिस लैंड पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उसे कहते हैं एरेबल लैंड। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist. तो यहाँ पे हम मैप में जाएंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे बताया जाएगा कि एरेबल लैंड कितना है और उस एरेबल लैंड में कितने क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। पेज नंबर 39 में आप देख पा रहे हो ये पूरा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ दिए हैं जहाँ पे ये सारे एरियाज़ जो है स्टूडेंट्स वो है आपका एरेबल लैंड, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है और जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स। फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर हो या फार्मिंग, एक सिस्टम की तरह हम उसे देख सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। और ये एग्रीकल्चर और फार्मिंग करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर यानी कि इंसान से की हुई मेहनत। Some of the operations involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि बहुत सारे ऑपरेशंस यानी कि क्रॉप्स ग्रो करने के अलग अलग तरीके हैं।
प्लाउ किया जाता है, उसे सो किया जाता है, इरिगेट किया जाता है, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो ये सारे तरीके हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम्स इंक्लूड क्रॉप्स, वुल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और इसका आउटपुट यानी कि इसका नतीजा क्रॉप्स के ज़रिए, वुल के ज़रिए, ठीक है, डेयरी के ज़रिए एंड पोल्ट्री फार्मिंग के ज़रिए आता है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के क्या क्या तरीके हैं। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मिंग अलग अलग तरीक़ों से दुनिया में की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्टूडेंट? जोग्राफिकल कंडीशन, वो एरिया कैसा है, क्या वो बहुत ज़्यादा ठंडी वाला एरिया है या गर्मी वाला है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कितना डिमांड है एक पर्टिकुलर क्रॉप का उस एरिया में। लेबर, कितने लोग हैं जो काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्म। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। चलिए देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है स्टूडेंट्स। सब्सिस्टिंग फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ये फार्मिंग इसलिए किया जाता है ताकि फार्मर के फैमिली की नीड्स को मीट किया जाए। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सिर्फ फार्मर की फैमिली को ही फीड करना है स्टूडेंट, इसलिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगती, हाउस होल्ड लेबर भी नहीं लगता, छोटा सा आउटपुट होता है। फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 लोग ही होंगे, उससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके 2 प्रकार हैं। ये 2 प्रकार क्या है। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. ठीक है, फार्मर क्या करता है, छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड लेता है और उसको कल्टिवेट करता है, उसको फर्टिलाइज करता है सिंपल टूल्स यूज़ करके, लेकिन खुद की मेहनत ज़्यादा करता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट्स ग्रोथ ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। और क्लाइमेट और बहुत सारे दिन सनशाइन, सूर्यदेव की सनशाइन को, सॉइल फर्टाइल सॉइल, ये 3 फैक्टर्स हैं जो परमिट करता है ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। एनुअली मतलब पूरे साल में एक से ज़्यादा क्रॉप वहाँ पे ग्रो हो सके, ऐसा लैंड वो बनाता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप, और राइस हमेशा एक मेन क्रॉप रहा है स्टूडेंट्स। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। वीट, मेड, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की खाने की चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ कहाँ किया जाता है? इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो, ठीक है, और जिनके खाने पीने के नीड ज़्यादा हो, और मानसून रीजन्स पे ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में ये प्रैक्टिस किया जाता है। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है? इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है स्टूडेंट्स? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये सारे एरियाज़ में, अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल, ये सारे फॉरेस्ट एरियाज हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. आपको तो पता ही है स्टूडेंट, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हो वहाँ पे रेनफॉल तो होनी है, और इस वजह से क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन का मतलब है पेड़ पौधे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्रॉप्स जल्दी हो जाते हैं ग्रो। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. एक plot of land को clear किया जाता है पेड़ों को गिरा के और उन्हें burn करके। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. और उनके जो ashes हैं, चिंगारी है, वो soil के साथ mix की जाती है और crops like maize, yam, potatoes, cassava grow होते हैं वहाँ पे। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. और जब सॉइल फर्टिलिटी अपनी लूज़ करने लगता है, तब उस लैंड को छोड़ के कहीं और कल्टीवेटर नए प्लॉट के लिए चले जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। आपका क्या व्यू है स्टूडेंट्स, क्या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से पेड़ और पौधों को नुकसान हो सकता है? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।
Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia, and some parts of India like Rajasthan, Jammu, and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. Herdsmen animals को जगह जगह ले जाते हैं fodder and water along with different अलग अलग routes लेके. This type of movement arises in response to climate constraints and terrarian. और ये इसलिए किया जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस कंस्ट्रेंट्स और टेरेरियन के कारण, जैसे बहुत ही कोल्ड जगह जम्मू और कश्मीर के जो एनिमल्स हैं उनको फॉडर और पानी के लिए अलग अलग जगहों पे ले जाया जाता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में तो हमेशा ठंड होती है. शीप, कैमल, yak and goat are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. और उनसे मिलने वाली क्या क्या चीज़ें हैं? मिल्क है, मीट है, वुल है, हाइड्स है और बाकी के प्रोडक्ट्स है जो हर्डर और उनकी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स, ये उनके कैमल्स यहाँ पे दिख रहे हैं और ये हर्डर्स आके खड़े हैं. Commercial farming. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. Crops को उगाया जाता है और animals को reared for sale in market यानी उन्हें market में बेचा जाता है. The area cultivated and the amount of capital used is large. ये एरिया जो कल्टिवेट किया जाता है और जो कैपिटल यानी कि पैसा जिस कारणवश लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का काम होता है यहाँ पे. कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. कहाँ क्या क्या इंक्लूड होता है कमर्शियल फार्मिंग में? कमर्शियल ग्रेन का फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस. कमर्शियल चीज़ों के लिए क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जैसे वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स. वीट और मेज तो कमर्शियल ग्रेन्स है स्टूडेंट्स, ये हर किसी की ज़रूरत होती है. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि उसके ग्रासलैंड्स टेम्परेट यानी कि काफ़ी सनलाइट आती है उनके ग्रासलैंड्स पे और इजी होता है उन्हें वीट, मेज़ और ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करना. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. ये areas sparsely populated है और वो बहुत बड़े बड़े farms है जो 100 acres तक spread है. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. कभी कभी winters के कारण क्या हो जाता है, growing season restrict हो जाता है, बंद हो जाता है और कभी कभी सिर्फ एक crop ही grow हो सकता है. In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. Mixed farming में land को use किया जा सकता है for growing food and fodder crops and rearing livestock. और rearing livestock का मतलब है घास चरने के लिए भी गायों को या goats को. All of these people can also be involved in mixed farming. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए उसे mixed farming, mix यानी कि सबका मिश्रण. It is practiced in Europe, East USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. Okay, ये सारे areas में mixed farming practice किया जाता है students. Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. Plantations एक ऐसा टाइप कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन ग्रो किए जाते हैं. ठीक है. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, बहुत मेहनत लगती है लोगों की, और कैपिटल पैसा भी बहुत लगता है. द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ओवर द फार्म इट सेल्फ और नियर बाई फैक्ट्रीज. और ये जो प्रोडक्शन होता है उसका, ये आजू बाजू के फार्म में को दिया जाता है या फिर आजू बाजू के फैक्ट्रीज में दिया जाता है. द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग. ऐसे फार्मिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारे पेरिशेबल गुड्स हैं. Major plantations are found in the tropical regions of the world. Major plantations, tropical regions world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कहाँ कहाँ ये प्लांटेशंस किए जाते हैं. आप यहाँ पे देख रहे हैं बनाना प्लांटेशन, देखिए कितनी बड़ा ट्री है और यहाँ पे बनाना को प्लांट किया गया है. मेजर क्रॉप्स.
A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. बहुत ज़्यादा वैरायटी और तरह तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन को मीट करने के लिए. क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटीरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. क्रॉप्स रॉ मटीरियल्स भी सप्लाई करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए. उनका जो बचा कुचा रॉ मटीरियल होता है उससे बहुत सारी हेल्प होती है इंडस्ट्रीज़ को. मेजर फूड क्रॉप्स आर wheat, rice, maize and millets. जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स. जूट एंड कॉटन को फाइबर क्रॉप्स माना जाता है. इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी. ये सारे बेवरेज क्रॉप्स है बिकॉज आप तो टी एंड कॉफ़ी रेगुलरली कंज्यूम करते होंगे राइट. आपके घर में देखिए टी हमेशा अवेलेबल होगी या कॉफ़ी अवेलेबल होगी क्योंकि वो मेजर क्रॉप है. राइस. राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया का फूड क्रॉप है वो राइस. इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. इंडिया में भी राइस बहुत खाया जाता है स्टूडेंट्स. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए. इट ग्रोज बेस्ट इन एलुविलिया क्लेई सॉइल. ठीक है, एलुविया क्लेवी सॉइल में ये बेस्ट ग्रो होता है विच कैन रिटेन वाटर. रिटेन यानी कि जो पानी बचाए रखे. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया. ठीक है, चाइना लीड करता है राइस प्रोडक्शन पे, इंडिया सेकेंड है. जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट में भी ग्रो होता है राइस. इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 और 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन. 2 या 3 क्रॉप पूरे साल में ग्रो होते हैं. Wheat. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine all the time of harvest. वीट को एक मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग. जब वो बड़ा हो रहा होता है स्टूडेंट्स तभी उसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ब्राइट सनशाइन की भी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. हार्वेस्ट यानी कि जब उसे हार्वेस्ट सॉइल में किया जाता है. इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. इसके लिए एक वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की ज़रूरत है वीट को उगाने के लिए. वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कैनेडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर. वीट से विंटर में ग्रो किया जाता है इंडिया में. Millets. They are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soils. ठीक है, लेस फर्टाइल सॉइल और सैंडी सॉइल्स में भी मिलेट्स ग्रो हो सकते हैं स्टूडेंट्स और उसे कोर्स ग्रेन्स के नाम से भी कहा जाता है. इट इज़ अ hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature. हार्डी क्रॉप माना जाता है उसे क्योंकि उसे लेस रेनफॉल और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. एडिक्वेट रेनफॉल. जवार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया. जवार, बाजरा, रागी तो हम हमारे डेली मील्स में खाते ही हैं स्टूडेंट्स. ये इंडिया में ग्रो होते हैं. अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड निकर. मेज़. Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. It needs well-drained fertile soils. Maize को एक moderate temperature, ढेर सारी बारिश और sunshine की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स. It needs well-drained fertile soil. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, इंडिया एंड मेक्सिको. सो स्टूडेंट्स हमें ये सीखने मिलता है मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं उसके लिए बारिश, एक फर्टाइल सॉइल और प्रॉपर क्लाइमेट की ज़रूरत होती है. कॉटन. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सन लाइट फॉर इट्स ग्रोथ. कॉटन को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, हल्की सी रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनलाइट. फ्रॉस्ट फ्री यानी बिल्कुल भी ठंड नहीं होनी चाहिए और ब्राइट सनलाइट फॉर इट्स ग्रोथ. इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुविलिया सॉइल्स. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. Cotton भी बहुत ज़रूरी मटेरियल है cotton textile industries के लिए स्टूडेंट्स. Jute. Jute was also known as the golden fiber. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of jute. Coffee. Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. हिल स्लोप्स यानी कि पहाड़ी
पहाड़ का निचला हिस्सा, ऊपर से नीचे नहीं स्टूडेंट, नीचे ऊपर से नीचे आने वाला जो हिस्सा होता है, सॉरी, उसे कहते हैं हिल स्लोप्स। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ठीक है, आपने जूट के बैग्स भी देखे होंगे स्टूडेंट्स, वो जूट की मटेरियल से ही बने जाते हैं। टी इज़ द बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस, प्लांटेशंस पे ग्रो होता है। आपने दार्जिलिंग टी के बारे में तो सुना ही होगा स्टूडेंट्स, दार्जिलिंग इज़ द लार्जेस्ट crop production for tea in India. This requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. ठीक है, इसके लिए क्या रिक्वायर है, कूल क्लाइमेट की, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हाई रेनफॉल पूरे साल, और ताकि उसके लीव्स की ग्रोथ अच्छे से हो. It needs well-drained loamy soils and gentle slopes. Labor in large number is required to pick the leaves. बहुत ज़्यादा लेबर, बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं ये सारे लीव्स को पिक करने के लिए. केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द इंटायर वर्ल्ड. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demands of the increased population. जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा स्टूडेंट्स, तो हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहा जाता है. दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया. ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय क्रॉप एरिया को बढ़ा सकते हैं, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, इरीगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उसे इम्प्रूव कर सकते हैं. यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा सकते हैं. मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. मैकेनाइजेशन यानी कि मशीन एग्रीकल्चर एक और एक एस्पेक्ट है, ज़रिया है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. एंड में सभी इंसान को 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए, यही एम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का. स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Developing countries with large population usually practices intensive agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इंडिया में ये प्रैक्टिस होता है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसका पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज है, तो यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता है. वहाँ एक छोटे से लैंड में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस. ठीक है, ताकि सबको इनफ मिले. Large holdings are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. Large holdings कहाँ possible है, USA, Canada, Australia में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा commercial agriculture practice होता है. With the help of 2 case studies of farms, one from India and the other one from USA, let us understand about agriculture in the developing and developed country. ठीक है, 2 केस स्टडीज़ के ज़रिए हम देखेंगे इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होता है और यूएसए में कैसे होता है, और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस होता है. देयर इज़ अ स्मॉल विलेज अदीलाबाद इन गाजियापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. मुन्नालाल इज़ अ स्मॉल फार्मर इन द विलेज हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 acres. His house is in the main village. उनका घर मेन विलेज पे है और उनके पास फार्म लैंड है 1.5 hectares का. He purchases high yielding variety of seeds from the market every alternate year. हाई वेराइटी के सीड्स हैं वो परचेज करते हैं मार्केट से एवरी ऑल्टरनेट ईयर. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year which are normally wheat or rice and pulses. Wheat, rice, pulses, ये 3 क्रॉप्स वो पूरे साल ग्रो करता है. The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices. तो फार्मर जो है एडवाइस लेते रहता है अपने दोस्तों से, अपने बुज़ुर्गों से, गवर्नमेंट से और एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स से कि वो फार्मिंग को कैसे इम्प्रूव करे. ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लाउइंग हिज फील्ड. वो एक ट्रैक्टर ले लेते हैं रेंट पे उनकी फील्ड को प्लाउ करने के लिए. Though some of his friends still use traditional methods of using bullock carts for plowing. लेकिन उनके कुछ दोस्त हैं वो अभी भी बुलक्स यूज़ करते हैं प्लाउइंग के लिए. देखो यहाँ पे दिखाया गया है. There is a tub well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. एक टब वेल है आजू बाजू में फील्ड के, तो वो भी रेंट पे ले लेता है अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए.
Munna Lal also has 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. वो बफेलो से मिला हुआ दूध है वो कोऑपरेटिव स्टोर में जाके बेचता है. He is a member of the cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination. ठीक है, तो यहाँ पे वो मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि कौन सा फॉडर एनिमल को लगेगा, सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं उनके उनके एनिमल की हेल्थ को बढ़ाने के लिए. जैसे उनके पास 2 बफेलोज हैं तो बफेलोज सेफ और हेल्थ और साउंड रहे वो उससे क्या क्या कर सकते हैं, उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स. All the members of the family help him in various farm activities. जितने भी members हैं घर के वो सारे उसे help करते हैं farming में. Sometimes he takes credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HVY seeds and implements. ठीक है, कभी कभी वो लोन ले लेता है बैंक से और उसके एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से हाई क्वालिटी सीड्स को बाय करने के लिए, हाई यील्डिंग वैरायटी को बाय करने के लिए स्टूडेंट्स. He sells his produce in the mandi located in the nearby town. और जो प्रोडक्शन होता है वो मंडी में बेच देता है वो nearby town में. Since majority of the farmers do not have lack storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. बहुत सारे फार्मर्स के पास ना ये सारा जो धन धान्य है जो प्रोड्यूस बन चुका होता है उसे स्टोर करने की जगह, उसे रखने की जगह नहीं होती, इसलिए जैसे ही वो बन जाता है उन्हें वो चीज़ बेचना पड़ता है इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर देम. भले ही मार्केट उनकी तरफ हो या ना हो, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, भले ही उसे कम दाम में बेचना पड़े लेकिन उन्हें बेचना पड़ता है. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि वो थोड़े स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाए रखे फार्मर्स के लिए. A farm in the USA. The average size of a farm in USA is much larger than that of an Indian farm. A typical farm size in USA is about 250 acres. The farmer generally resides in the farm. Farmer यहाँ पे farm में ही रहते हैं. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton, and sugar beet. Joy Horan, a farmer in the Midwest USA in Iowa State, owns about 300 acre of land. तो यहाँ पे जोई होरान है वो 300 एकड़ का लैंड ओन करते हैं. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of his crop. और वो क्या ग्रो करते हैं अपने फील्ड पे, कॉर्न ग्रो करते हैं और देखते हैं कि सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज सही से मीट कर रहे हैं कि नहीं. Adequate measures are taken to control the pests that can damage the crop. Measures लिए जाते हैं ताकि ये जो पेस्ट है कीड़े मकोड़े क्रॉप को डैमेज ना करे. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. ठीक है, टाइम टू टाइम वो सॉइल सैंपल सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में भेजते जाते हैं न्यूट्रिएंट्स चेक करने के लिए कि वो सॉइल अभी भी फर्टाइल है या नहीं. The results help Joey Horan to plan a scientific fertilizer program. और उसके जो रिजल्ट आते हैं उससे जोई हॉरन क्या करता है, एक साइंटिफिक प्लान बनाता है, एक प्रोग्राम बनाता है. His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. उनका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक्ड है, वो उसे एक बड़ा सा पिक्चर दे देता है उसके फार्म का. This helps him to use chemical fertilizers. उससे उन्हें मदद मिलती है केमिकल फर्टिलाइजर्स को सही से यूज़ करने की. And pesticides wherever they are required. He uses tractors, seed drills, leveler, combine harvester and thresher to perform various agricultural operations. बड़े बड़े अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को प्रिपेयर करने के लिए. ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोर. तो ग्रेन्स भी स्टोर किए जाते हैं ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज या फिर डिस्पैच किए जाते हैं, बेचे जाते हैं मार्केट एजेंसीज को. द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पेजेंट फार्मर. यूएसए में फार्मर बिजनेसमैन की तरह काम करता है और ना ही पेजेंट यानी कि ज़रूरतमंद वाला फार्मर. ओके, सो ये था चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो हम कुछ चीज़ें फ्लो चार्ट में भी सीखेंगे, जैसे सम प्राइमरी एक्टिविटीज़. कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं. जैसे एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉरिकल्चर, विटिकल्चर एंड पिसिसिकल्चर.
ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग लाइफ स्टॉक, ये सारा हमारा एग्रीकल्चर में आता है। सेरीकल्चर में कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स यानी कि कीड़े होते हैं, उनका रेयरिंग होता है ताकि लैंड को फर्टाइल बनाया जाए, उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर को ग्रो किया जाता है। विटीकल्चर में ग्रेप्स को कल्टीवेट किया जाता है। और बीसीसी कल्चर में फ़िश को ब्रीड किया जाता है, फ़िश की ब्रीडिंग की जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो अभी सीखा उसके टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सब्सिस्टेंस में हमने देखा प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव, और इन प्रिमिटिव वी शॉ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक कल्टीवेशन। और कमर्शियल फार्मिंग में हमने सीखा मिक्स्ड फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशंस। प्लांटेशंस में हमने टी प्लांटेशन भी सीखा, देखा तरह तरह के प्लांटेशंस अलग अलग प्रांतों में होते हैं, कितना पानी लगता है उसके लिए, कौन सा सॉइल ज़रूरी है, और कौन से प्रकार का सॉइल ज़रूरी है उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी स्टूडेंट्स। थैंक यू।